हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रैक्टिस मॉक। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमने यूट्यूब पे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक सीरीज स्टार्ट की है, जेईई अभ्यास सीरीज के नाम से, जिसमें हम आपके जितने भी अपकमिंग जेईई एग्जाम्स हैं, चाहे वो एसएससी जेईई हो, चाहे वो डीडीए जेईई हो और चाहे वो राजस्थान जेईई हो, इन सारे एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की डिस्कशन हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें लास्ट लेक्चर की, तो लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था बीएमसी। ठीक है, अब बीएमसी में हमने सीमेंट टॉपिक खत्म कर चुके थे, हम लोगों ने सीमेंट टॉपिक खत्म कर चुके थे और आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले कंक्रीट। ठीक है, आज का जो क्वेश्चन होने वाला वो बेसिकली कंक्रीट का क्वेश्चन आने वाले। तो आज हम ठीक है, तो विदाउट वेस्टेज एनी मोर टाइम हम सीधे अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, आज का जो पहला क्वेश्चन है, ये आज का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, ये आज का पहला क्वेश्चन है। किस पे है? ये है वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। किस पे? वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट पे पूछा क्या जा रहा है, ये देख लेते हैं। वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, तो आज का ये पहला क्वेश्चन है कंक्रीट पे, और जिसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट किस बात पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो जल्दी से हम वापस से पहले की तरह क्या करेंगे, जल्दी से इससे रिलेटेड सारी बातें एक ही बार में कवर करते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड सारी बातें हम क्या करेंगे, एक ही बार में कवर करेंगे। किससे? वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट से। राइट, तो अगर हम यहाँ पे एक नया पेज ऐड करें और अब अगर हम आपसे बात करें किसकी, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट की। ठीक है, तो आपसे ये पूछा गया कौन कौन से फैक्टर वर्केबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर वर्केबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, जल्दी से देखते हैं। सब क्वेश्चन किस पे था? क्वेश्चन था फैक्टर अफेक्टिंग वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। ठीक है, किस पे क्वेश्चन था? फैक्टर अफेक्टिंग वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। ठीक है, तो कोई भी चीज रटना नहीं हमको। ठीक है, कोई भी चीज रटना नहीं है, सारी चीजें हम क्या करेंगे, सबको हम किससे लेके चलेंगे, समझते हुए चलेंगे क्या लॉजिक है। ठीक है, सारे लॉजिक को हम यहाँ पे समझते हुए चलेंगे। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि कौन कौन से फैक्टर वर्केबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। तो सिंपल सा बात ये समझो कि पहले आप ये देख लो कंक्रीट किन किन इंग्रेडिएंट से मिलकर बनता है। ठीक है, अगर हम आपसे बात करें कंक्रीट किन किन इंग्रेडिएंट से मिलकर बनता है, तो कंक्रीट बनता है बाइंडिंग मटेरियल, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, उसमें कुछ एडमिक्सचर ऐड कर रहे होते हैं और उसमें क्या ऐड करते हैं, वाटर भी ऐड करते हैं। तो ये जो सारे इंग्रेडिएंट मिलकर कंक्रीट बना रहे हैं, तो इन सारे इंग्रेडिएंट की जो प्रॉपर्टी होगी वही क्या करेगी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वर्केबिलिटी को अफेक्ट कर रही होगी। ठीक है, तो सिंपल सा बात, पहला बात ये हो गया। तो अब एक बात देखो कि अगर मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि कंक्रीट किससे मिलकर बन रहा है, कुछ इसमें बाइंडिंग मटेरियल होंगे, कुछ इसमें एग्रीगेट होंगे, कुछ हमने उसमें एडमिक्सचर ऐड किया होगा, कुछ वाटर ऐड किया होगा। तो अगर हम सबसे पहला पॉइंट ये पकड़ लें कि हमने क्या ऐड किया, कंक्रीट में एग्रीगेट ऐड किए हैं, तो एग्रीगेट की जो बहुत सारी प्रॉपर्टी होंगी वो डायरेक्टली क्या कर देंगे, वर्केबिलिटी को अफेक्ट करेंगे। तो सिंपल सा बात, अगर हम एग्रीगेट की बात करें तो आपके पास एग्रीगेट में कौन कौन से पॉइंट निकल जाएंगे कि आप देखोगे ना, एग्रीगेट में जो शेप ऑफ द एग्रीगेट होगा, साइज ऑफ द एग्रीगेट होगा, एग्रीगेट का टेक्सचर कुछ होगा। ठीक है, और ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट, ये सारी बात किसको अफेक्ट करेंगी, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट को अफेक्ट करेंगी। तो अगर हम बात करें किसको, शेप ऑफ एग्रीगेट, ठीक है, दूसरा देख लो, शेप के बाद साइज ले लो, साइज ऑफ एग्रीगेट, ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, टेक्सचर ऑफ एग्रीगेट, और चौथा क्या हो गया, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट। ठीक है, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट। ठीक है, मतलब क्या, अगर हम बात करें कि एग्रीगेट की, तो एग्रीगेट का शेप, साइज, टेक्सचर और उसका क्या, उसकी ग्रेडिंग, ये सारी बातें किसको अफेक्ट करेगी, वर्केबिलिटी को अफेक्ट करेगी। पांचवा पॉइंट हम ले लेते हैं कि एग्रीगेट सीमेंट रेशियो। ठीक है, जो एग्रीगेट बाय सीमेंट रेशियो होगा वो भी किसको अफेक्ट करेगा, वो भी वर्केबिलिटी को अफेक्ट करेगा। ये तो बात हो गया वर्केबिलिटी, ये तो बात हो गया एग्रीगेट से। तो एग्रीगेट के इतने पॉइंट वर्केबिलिटी को अफेक्ट करेंगे। अब कौन सा नया पॉइंट हो सकता है, हमने अभी बात किया कि एग्रीगेट बाय सीमेंट रेशियो, तो वाटर बाय सीमेंट रेशियो होगा वो भी क्या करेगा, एग्रीगेट को अफेक्ट करेगा, वर्केबिलिटी को, वाटर बाय सीमेंट रेशियो। राइट, तो वाटर बाय सीमेंट जो रेशियो होगा वो भी किसको अफेक्ट करेगा, वर्केबिलिटी को अफेक्ट करेगा। और क्या हमने मिलाया था, और कंक्रीट में क्या मिलाया था, कंक्रीट में हमने एडमिक्सचर कुछ ऐड किए थे, तो एडमिक्सचर की जो क्वांटिटी होगी वो भी किसको अफेक्ट करेगी, वो भी वर्केबिलिटी को अफेक्ट कर देगी। ठीक है, तो एडमिक्सचर, ठीक है, ये सारे पॉइंट किसको करेंगे, ये सारे पॉइंट वर्केबिलिटी को अफेक्ट करेंगे। ठीक है, ये तो बात हो गई ये सारे पॉइंट की, ये सारे पॉइंट वर्केबिलिटी को अफेक्ट करेंगे। अब कैसे अफेक्ट करेंगे हम इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, ये वर्केबिलिटी को कैसे अफेक्ट करेंगे। ठीक है, वर्केबिलिटी को समझने के लिए सबसे दो पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, पहला पॉइंट तो ये
कि ये जो एग्रीगेट है, ये जो एग्रीगेट का सरफेस एरिया निकल के आता है, ये सरफेस एरिया किसको अफेक्ट करता है? वर्केबिलिटी को अफेक्ट करता है। दूसरा ये बात है कि जो कंक्रीट में सीमेंट पेस्ट तैयार हुआ है, जो कंक्रीट में सीमेंट पेस्ट तैयार हुआ है, ये किसको अफेक्ट करता है? ये डायरेक्टली किसको अफेक्ट करता है? वर्केबिलिटी को अफेक्ट करता है। अब कैसे करता है इस बात को समझना। अगर ये बात आपको समझ में आ गया तो ये सारे पॉइंट किस तरीके से वर्केबिलिटी को अफेक्ट कर रहे हैं, ये बात आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो अगर हम बात करें वर्केबिलिटी की, तो अगर देखो, अगर स्पेसिफिक सरफेस एरिया आपके पास कम होगा, अगर स्पेसिफिक सरफेस एरिया आप एग्रीगेट का जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया अगर वो कम होगा तो वो क्या करेगा? अगर वो कम होगा तो वर्केबिलिटी को बढ़ाएगा। दूसरी बात है कि अगर जो सीमेंट पेस्ट है, ठीक है, कंक्रीट में जो सीमेंट पेस्ट है वो अगर ज्यादा निकल जाएगा, किसके लिए? लुब्रिकेशन पर्पस के लिए। इसका मतलब होगा कि लुब्रिकेशन पर्पस के लिए अगर सीमेंट पेस्ट की अवेलेबिलिटी ज्यादा है तो क्या करेगा? तो भी वर्केबिलिटी को बढ़ा देगा। ठीक है, तो दो बात समझ में आया कि अगर लुब्रिकेशन पर्पस के लिए सीमेंट पेस्ट की अवेलेबिलिटी ज्यादा निकल गया है तो भी वर्केबिलिटी को बढ़ा देगा। दूसरी बात, ये लुब्रिकेशन होना कहां पे? ये लुब्रिकेशन होना एग्रीगेट के पार्टिकल्स के ऊपर। ठीक है, एग्रीगेट के पार्टिकल्स के ऊपर। इसका मतलब ये हो गया कि अगर एग्रीगेट का सरफेस एरिया कम निकल गया, इसका मतलब हमको कम एग्रीगेट के सरफेस एरिया को लुब्रिकेट करना पड़ रहा है, इसका मतलब वर्केबिलिटी ज्यादा होगा। तो दो बात यहां पे क्लियर है कि अगर ये दो बात आपको समझ में आ जाए ना तो ये सारे पॉइंट को आप डायरेक्टली नोट कर सकते हो। ठीक है, अगर हम इसको सेपरेटली मेंशन करें कि ये वर्केबिलिटी को, हर एक पॉइंट वर्केबिलिटी को कैसे अफेक्ट करता है, तो आप जल्दी से समझना इस बात को। ठीक है, आप जल्दी से इस बात को समझना। अगर हम पहला पॉइंट यहाँ पे लिखे कि सेफ ऑफ एग्रीगेट, ठीक है, सेफ ऑफ एग्रीगेट, ठीक है, तो देखना, अगर हम आपसे बोलें कि ठीक है सेफ ऑफ एग्रीगेट, तो आपके पास क्या सेफ हो सकता है? पहला कौन सा सेफ हो सकता है? राउंडेड सेफ। पहला हो सकता है आपके पास राउंडेड शेप। ठीक है, और दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा आपके पास एंगुलर शेप हो सकता है, एंगुलर शेप हो सकता है, या आपके पास क्या हो सकता है? फ्लैकी शेप हो सकता है। ठीक है, या तो आपके पास कौन सा शेप होता है? फ्लैकी शेप हो सकता है, या ठीक है एंगुलर शेप हो गया और फ्लैकी शेप हो गया, या आपके पास इलांगेटेड शेप हो गया। दोनों के लिए क्या होगा? दोनों के लिए वर्केबिलिटी अलग होगा। तो अगर आपके पास राउंडेड शेप हुआ, तो वर्केबिलिटी क्या होगा? मोर वर्केबिलिटी होगा, मोर वर्केबिलिटी होगा। अगर आपके पास एंगुलर शेप हुआ तो क्या होगा? लेस वर्केबिलिटी होगा, लेस वर्केबिलिटी होगा। क्यों होगा इस बात को आप समझो ना, ये ऐसा क्यों हो रहा है इस बात को समझो। बस दो ही पॉइंट आपको पकड़ के चलना है। पहला क्या? सरफेस एरिया, और दूसरा क्या? सीमेंट पेस्ट की अवेलेबिलिटी फॉर द पर्पस ऑफ लुब्रिकेशन। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि जिस सरफेस एरिया पे आपको लुब्रिकेशन करवाना है, अगर वो सरफेस एरिया कम निकल के आ जाए, आ जाए तो वर्केबिलिटी क्या मिलेगी? वर्केबिलिटी ज्यादा मिलेगी। इसका मतलब अगर हम बात करें राउंडेड शेप का, ठीक है, अगर हम राउंडेड शेप की पार्टिकल की बात करें तो राउंडेड शेप का स्पेसिफिक सरफेस एरिया कम निकल के आता है। अगर राउंडेड शेप की स्पेसिफिक सरफेस एरिया कम निकल गया तो जिस सरफेस पे लुब्रिकेशन होना है वो कम हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? राउंडेड शेप में वर्केबिलिटी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। रीजन क्या? आप रीजन देख लेना। ठीक है, आप जल्दी से रीजन चेक कर लो। रीजन क्या है? रीजन ये है कि लेस किसमें? राउंडेड शेप में लेस सरफेस एरिया इज टू बी लुब्रिकेटेड। सबसे सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है कि आपको क्या करना होगा? राउंडेड शेप के केस में, इन द केस ऑफ राउंडेड शेप पार्टिकल्स, ठीक है, वहां पे जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया निकल जाएगा वो कम निकल जाएगा। अगर कम सरफेस एरिया निकल गया तो आपको क्या होगा? कम सरफेस एरिया को लुब्रिकेट करना होगा। अगर कम सरफेस एरिया को लुब्रिकेट करना पड़ा तो क्या होगा? वर्केबिलिटी बढ़ जाएगी। ये पहला पॉइंट क्या हो गया? पहला पॉइंट हो गया शेप ऑफ द एग्रीगेट। अगर हम यहीं पे दूसरा पॉइंट नोट करें, कौन सा? अगर हम दूसरा पॉइंट नोट करें जल्दी से, क्या दूसरा क्या था? साइज ऑफ एग्रीगेट। क्या था? साइज ऑफ, ठीक है, दूसरा था साइज ऑफ एग्रीगेट, राइट। अगर हम साइज की बात करें, ठीक है, तो आपके पास या तो बिगर पार्टिकल होंगे, बिगर पार्टिकल एग्रीगेट, ठीक है, या तो क्या होगा? या तो आपके पास स्मॉलर पार्टिकल होंगे, स्मॉलर पार्टिकल एग्रीगेट। ठीक है, दो चीज हो सकता है, या तो बिगर पार्टिकल एग्रीगेट होगा या तो स्मॉलर पार्टिकल एग्रीगेट होगा। अब एक बार वापस सेम स्टोरी क्या? स्पेसिफिक सरफेस एरिया किस केस में कम निकल जाएगा, और जिस केस में कम निकल जाएगा वर्केबिलिटी मोर। तो बिगर पार्टिकल के केस में क्या होगा? बिगर पार्टिकल के केस में जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया निकल जाता है वो क्या निकल जाता है? कम निकल जाता है। अगर बिगर पार्टिकल में स्पेसिफिक सरफेस एरिया कम निकल के आता है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये हो गया कि मोर वर्केबल, ठीक है, मोर वर्केबिलिटी।
इसके उल्टा इसमें क्या होगा, लेस हो जाएगा, लेस वर्केबिलिटी। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि बिगर पार्टिकल सेम, रीजन सेम है कि बिगर पार्टिकल होगा तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया कम निकल के आएगा। कम सरफेस एरिया को हमको लुब्रिकेट करवाना पड़ रहा है। अगर कम सरफेस एरिया को लुब्रिकेट करवाना पड़ा, इसका मतलब क्या कि वर्केबिलिटी क्या हो जाएगा, ज्यादा जाएगा, मोर वर्केबिलिटी। ठीक है, अगला देखना, अगला क्या है, हमने दो देख लिया, शेप देख लिया, साइज देख लिया। अब हम अगला चेक करते हैं, अगला क्या है, अगला आपके पास कौन सा है, अगला शेप साइज टेक्सचर, टेक्सचर की बात करते हैं। ठीक है, टेक्सचर की बात करते हैं, क्या हो जाएगा, टेक्सचर ऑफ किसका, टेक्सचर एग्रीगेट का, टेक्सचर ऑफ एग्रीगेट। ठीक है, अब टेक्सचर चेक करते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो आपके पास स्मूथ टेक्सचर होगा, या तो आपके पास रफ टेक्सचर होगा। ठीक है, स्मूथ टेक्सचर या क्या होगा, या तो आपके पास होगा रफ टेक्सचर। ठीक है, यही दो पॉसिबिलिटी है, सिंपल सा बात है। अब वापिस से बात है, अगर स्मूथ टेक्सचर है, इसका मतलब क्या होगा, लेस सरफेस एरिया निकल जाएगा, और अगर रफ टेक्सचर होगा तो उसमें इर्रेगुलरिटीज होगी, और इर्रेगुलरिटीज होगा तो इसका मतलब क्या, स्पेसिफिक सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, स्मूथ टेक्सचर। और स्मूथ टेक्सचर के केस में क्या होगा, स्मूथ टेक्सचर के केस में सरफेस एरिया क्या निकल जाएगा, कम निकल जाएगा, और सरफेस एरिया कम निकल के आएगा तो मोर वर्केबिलिटी। ठीक है, सिंपल बात है, मोर वर्केबिलिटी। याद नहीं करना, कोई भी चीज रटना नहीं है। ठीक है, रटना नहीं, क्या करना, रिलेट करवाना, रीजन समझना है। अगर आपको रीजन समझ में आ गया, ठीक है, अगर आपको रीजन समझ में आ गया, आप एग्जाम में गलत नहीं करोगे। ठीक है, आपको बार बार रटना नहीं पड़ेगा, एक बार आप समझ जाओ कि बस दो ही तो पॉइंट है, क्या, स्पेसिफिक सरफेस एरिया, और दूसरा क्या, अवेलेबिलिटी ऑफ सीमेंट पेस्ट फॉर द लुब्रिकेशन पर्पस। लुब्रिकेशन पर्पस के लिए अगर आपके पास सीमेंट पेस्ट की अवेलेबिलिटी ज्यादा है तो वर्केबिलिटी ज्यादा, सिंपल सा बात है। अगला चेक करेंगे अभी क्या, अगला कौन सा पॉइंट है, अगला आपके पास क्या होगा, शेप हो गया, साइज हो गया, टेक्सचर हो गया, और अगला क्या है, अगला क्या हो गया, शेप साइज टेक्सचर, उसके बाद क्या हो गया, ग्रेडिंग। ठीक है, अगला क्या, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट। ठीक है, एग्रीगेट की ग्रेडिंग कैसा है, समझना, सिंपल बात है। ग्रेडिंग कैसे है, कौन कौन सा ग्रेडिंग हो सकता है आपके पास दो ग्रेडिंग हो सकता है। पहला वेल ग्रेडेड, दूसरा पुअरली ग्रेडेड। ठीक है, वेल ग्रेडेड एग्रीगेट और दूसरा क्या हो गया, पुअरली ग्रेडेड एग्रीगेट। राइट, तो आपके पास वापस से दो केस। अब देखो इसमें क्या होगा, वेल ग्रेडेड अगर एग्रीगेट होगा, उस केस में क्या होगा, उस केस में वाइड रेशियो कम निकल के आएगा। ठीक है, अगर वाइड रेशियो कम निकल के आया तो जो सीमेंट पेस्ट की अवेलेबिलिटी है फॉर द लुब्रिकेशन पर्पस वो बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा, अगर आपके पास वाइड रेशियो कम निकल के आया तो जो वाइड में वाटर इंट्रैप्ड हो रहा है, जो वाइड में वाटर इंट्रैप्ड होगा वो कम इंट्रैप्ड होगा। कम वाइड रेशियो मतलब कम वाटर वाइड में इंट्रैप्ड होगा, और अगर कम वाटर वाइड्स में इंट्रैप्ड हो रहा है, इसका मतलब आपके पास ज्यादा वाटर अवेलेबल है, किसके लिए, लुब्रिकेशन पर्पस के लिए। तो अब अगर बताओ, वेल ग्रेडेड एग्रीगेट में वाइड रेशियो कम निकल जाएगा, अगर वाइड रेशियो कम निकल जाएगा तो ज्यादा वाटर अवेलेबल होगा, किसके लिए, लुब्रिकेशन के लिए। तो वेल ग्रेडेड में क्या हो जाएगा, तो वेल ग्रेडेड में आप सिंपल लिखो क्या, मोर वर्केबिलिटी। ठीक है, वेल ग्रेडेड में सिंपल जाएगा मोर वर्केबिलिटी। वापिस से हम आपको बता रहे, रटना नहीं है। ठीक है, कितनी बातें आप रटोगे, जो चीज आप समझ सकते हो तो समझ के चलो ना, जो चीजें आप समझ सकते हो, जिसको आप रिलेट कर सकते हो उसको तो समझ के चलो। रटने के लिए अपने पास बाकी बहुत सारी चीजें बीएमसी में, इन चीजों को आपको नहीं रटना है। वेल ग्रेडेड मतलब क्या, लेस वाइड रेशियो। अगर लेस वाइड रेशियो है, इसका मतलब क्या, कि ज्यादा वाटर अवेलेबल होगा, किसके लिए, लुब्रिकेशन पर्पस के लिए। इसका मतलब रीजन आप यहाँ पे नोट करो, इसका रीजन थोड़ा अलग है। रीजन क्या है इसका, ठीक है, रीजन नोट करना, रीजन क्या है इसका, रीजन क्या है कि वेल ग्रेडेड एग्रीगेट मींस क्या, इसका मतलब क्या, मोर वाइड रेशियो, सॉरी, वेल ग्रेडेड मतलब लेस वाइड रेशियो। और जब लेस वाइड रेशियो होगा तो जो वाइड्स में वाटर इंट्रैप्ड है वो क्या हो जाएंगे, वो कम हो जाएंगे, तो ज्यादा वाटर अवेलेबल जाएंगे, किसके लिए, मोर वाटर अवेलेबल फॉर लुब्रिकेशन पर्पस। ठीक है, लुब्रिकेशन के लिए आपके पास ज्यादा वाटर अवेलेबल निकल के आएगा, तो इसका रीजन ये निकल के आ गया। ठीक है, आपको ये समझना रीजन क्या है। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो आप डायरेक्टली रिलेट कर सकते हो इन चीजों को। ठीक है, ये चौथा पॉइंट हो गया। अब अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट नोट करना क्या, अगला पॉइंट हमने क्या बताया था कि एग्रीगेट बाय सीमेंट रेशियो, चौथा हो गया, पांचवा देखना, एग्रीगेट बाय सीमेंट रेशियो। ठीक है, एग्रीगेट बाय सीमेंट रेशियो। अब ये कैसे अफेक्ट करेंगे किसको, वर्केबिलिटी को, ये कैसे अफेक्ट करेंगे, वापिस से सेम बात, अगर ये एग्रीगेट बाय सीमेंट रेशियो ज्यादा हुआ, ठीक है, क्या होगा, एग्रीगेट बाय सीमेंट रेशियो
पहला केस क्या, पहला केस एग्रीगेट बाई सीमेंट रेशियो मोर, इस केस में क्या होगा, और दूसरा क्या होगा एग्रीगेट बाई सीमेंट रेशियो लेस। ठीक है, इस केस में क्या होगा जल्दी से समझना। ठीक है, वापस से सेम स्टोरी सेम रीजन कि अगर एग्रीगेट बाई सीमेंट रेशियो ज्यादा है, अगर एग्रीगेट बाई सीमेंट रेशियो ज्यादा है, इसका मतलब क्या, एग्रीगेट की क्वांटिटी ज्यादा और सीमेंट की क्वांटिटी कम। ठीक है, इसका मतलब एग्रीगेट की क्वांटिटी ज्यादा और सीमेंट की क्वांटिटी कम। अगर एग्रीगेट की क्वांटिटी ज्यादा, इसका मतलब क्या कि अब ज्यादा सरफेस एरिया को लुब्रिकेट करवाना है। ठीक है, इसका मतलब अब ज्यादा सरफेस एरिया को लुब्रिकेट करवाना है, और किससे, कम सीमेंट पेस्ट से। ठीक है, अगर हम इसकी वैल्यू ज्यादा कर दें, अगर इसका क्या मतलब है, सुनना आसानी से चीज को, क्या अगर एग्रीगेट बाई सीमेंट रेशियो ज्यादा, इसका मतलब क्या किया आपने, एग्रीगेट बाई सीमेंट रेशियो का अगर आपने ज्यादा किया, इसका मतलब आपने इसके क्वांटिटी को बढ़ाया होगा, इसके क्वांटिटी को कम किया होगा, तभी तो जाके ये ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, तभी तो जाके ये ओवरऑल वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, इसका मतलब अगर आपने एग्रीगेट की वैल्यू को बढ़ाया, अब क्या करोगे, इसका मतलब ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ाया, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब समझना क्या होगा, इसका मतलब ये हो गया कि अब मोर सरफेस एरिया, क्या मोर सरफेस एरिया, और आपके पास जो अवेलेबिलिटी ऑफ सीमेंट पेस्ट है वो कम होगा, लेस सीमेंट पेस्ट। ठीक है, लेस सीमेंट पेस्ट। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि अब ज्यादा सरफेस एरिया को कम सीमेंट पेस्ट से क्या करना, लुब्रिकेट करवाना है। तो ये क्या हो जाएगा, मतलब ये प्रॉपर लुब्रिकेशन हो नहीं पाएगा। जब प्रॉपर लुब्रिकेशन नहीं हो पाएगा तो क्या हो जाएगा, एग्रीगेट बाय सीमेंट से मोर देन लेस वर्केबल। ठीक है, लेस वर्केबिलिटी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मोर हो जाएगा, इसका उल्टा। ठीक है, तो इस बात को समझना है कि अगर एग्रीगेट बाय सीमेंट रेशियो बढ़ा है तो क्या निकल के आएगा, एग्रीगेट ज्यादा मतलब सरफेस एरिया ज्यादा, और सीमेंट पेस्ट कम मतलब क्या, सीमेंट की अवेलेबिलिटी फॉर द लुब्रिकेशन पर्पस कम निकल के आएगी। अगर ये ऐसा हुआ तो क्या हो जाएगा, वर्केबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, अब अगला केस देखना, अगला क्या था आपके पास, अगला केस जल्दी से देखना, ये 5 हो गया। अब हमने बात कर लिया किसका, एग्रीगेट बाय सीमेंट रेशियो का, तो हम बात कर लेते किसका, वाटर बाय सीमेंट रेशियो का। किसका, वाटर बाय सीमेंट रेशियो का। तो वाटर बाय सीमेंट रेशियो, ठीक है, वाटर बाय सीमेंट रेशियो, राइट। हम किसकी बात करेंगे, वाटर बाय सीमेंट रेशियो की। तो एक बात सुनना, अगर हम कंक्रीट में, अगर हमने कंक्रीट में केवल वाटर बढ़ाया, क्या किया, केवल वाटर बढ़ाया, सीमेंट की क्वांटिटी को नहीं बढ़ाया, तो क्या होगा, तो कंक्रीट की वर्केबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या होगा, कंक्रीट की वर्केबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या होगा, उस केस में केवल कंक्रीट की कंसिस्टेंसी इंक्रीज हो जाएगी। कंक्रीट की कंसिस्टेंसी इंक्रीज होने का क्या मतलब है, कंक्रीट की फ्लूइडिटी इंक्रीज हो जाएगी और कंक्रीट की मोबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर हमने वाटर सीमेंट रेशियो ना बढ़ा के केवल वाटर बढ़ाया, ठीक है, अगर केवल वाटर बढ़ाया तो सीमेंट की वर्केबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल क्या होगा, सीमेंट की कंसिस्टेंसी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर हमने वाटर बढ़ाया, ठीक है, अगर हमने वाटर बढ़ाया, क्या बढ़ाया हमने, अगर वाटर बढ़ाया, ठीक है, हमने क्या किया, वाटर कंटेंट इंक्रीज, वाटर कंटेंट इंक्रीज बाय कीपिंग सेम W/C रेशियो। ठीक है, हमने क्या किया, इस बार वाटर कंटेंट को तो बढ़ाया बट साथ में सीमेंट के अमाउंट को भी बढ़ा दिया। वाटर कंटेंट तो बढ़ाया बट साथ में सीमेंट के अमाउंट को भी बढ़ा दिया, ताकि क्या हो जाए, ताकि W/C का जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहे। इसका मतलब क्या हो गया, हमने वाटर कंटेंट को इंक्रीज किया बट कैसे, W/C रेशियो कांस्टेंट रखते हुए। W/C रेशियो कांस्टेंट रखने का क्या मतलब है, वाटर बढ़ाने के साथ हमने क्या किया, सीमेंट के अमाउंट को भी बढ़ाया होगा। अगर ऐसा किया तो क्या हो जाएगा, वर्केबिलिटी क्या हो जाएगी, वर्केबिलिटी बढ़ जाएगी। इसका मतलब मोर वर्केबिलिटी। ठीक है, इसका मतलब मोर वर्केबिलिटी। तो मैं वापस आपको ये बात बता रहा हूँ, आपको रटना नहीं है, वाटर कंटेंट आप बढ़ाओगे बाय कीपिंग सेम W/C रेशियो, मोर वर्केबिलिटी निकल के आएगी। ठीक है, इसका उल्टा भी आप चेक कर लो, अगर वाटर कंटेंट को आपने कम किया, अगर आपने अच्छा दूसरा पॉइंट, ठीक है, अगर आपने वाटर कंटेंट क्या किया, अगर आपने वाटर कंटेंट कम किया, क्या किया, आपने वाटर कंटेंट कम किया। ठीक है, कैसे वाटर कंटेंट कम किया, कैसे, बाय कीपिंग सेम W/C रेशियो। इस केस में क्या जाएगा, इस केस में दूसरा हो जाएगा, क्या, इसका अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट क्या मतलब, लेस वर्केबिलिटी। ठीक है, तो ये सारी बात हो गई वर्केबिलिटी की। एक और पॉइंट बच गया, 7वां कौन सा, 5 हो गया, छठा पॉइंट, एक पॉइंट आपका बच गया, कौन सा, ये 5 पॉइंट हो गया, छठा आप ऐड कर लो, किसका, हमने क्या देखा, वाटर बाय सीमेंट रेशियो। अब हम अगला चेक करते हैं, अगला क्या चेक करते हैं, अगला एडमिक्सचर। हमने क्या किया था, कंक्रीट में एडमिक्सचर ऐड किया था। कंक्रीट में हमने क्या ऐड किया था, बाइंडिंग मटेरियल, एग्रीगेट, एडमिक्सचर एंड वाटर। तो सारे का प्रॉपर्टी चेक कर लिया, बच गया एडमिक्सचर बच गया। ठीक है, एडमिक्सचर बच गया। ठीक है, अब ये चेक करो कि ये एडमिक्सचर जो ये किस तरीके से
वर्केबिलिटी को अफेक्ट करेगा। ठीक है, अब आपके पास क्या, अब आपके पास 2-3 एडमिक्सचर है, अब आपके पास 2-3 एडमिक्सचर है। ठीक है, कौन सा है? सुपर, पहला तो प्लास्टिसाइजर देख लो, प्लास्टिसाइजर। ठीक है, सुपर प्लास्टिसाइजर, एयर इंट्रेनिंग रिजेंट, एयर इंट्रेनिंग एजेंट। ठीक है, अगर इन चीजों को, ठीक है, अगर इन एडमिक्सचर को आप कंक्रीट में मिला दोगे, ठीक है, अगर इन एडमिक्सचर को आप कंक्रीट में मिला दोगे तो क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये वर्केबिलिटी को बढ़ा देगा। ठीक है, ये क्या करेगा, इट इंक्रीज वर्केबिलिटी ऑफ सीमेंट, कंक्रीट, सॉरी। ठीक है, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, इट इंक्रीजेज वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। ठीक है, ये कंक्रीट के वर्केबिलिटी क्या करेगा, कंक्रीट के वर्केबिलिटी को बढ़ा देगा। ठीक है, अगर आप प्लास्टिसाइजर यूज कर रहे हो, सुपर प्लास्टिसाइजर यूज कर रहे हो, एयर इंटर्निंग एजेंट यूज कर रहे हो, तो क्या करेगा, ये करेगा वर्केबिलिटी को बढ़ा देगा। ठीक है, अगला क्या, ठीक है, अगला एक और पॉइंट देख लो, अगर हम अगला एक और पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे कभी कोई पूछता है कि अगर आप इसमें एयर इंट्रैप्ट करा दे, क्या इंट्रैप्ड एयर। ठीक है, अगर हम कंक्रीट में एयर की क्वांटिटी को बढ़ा दें, ठीक है, एयर की क्वांटिटी को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वर्केबिलिटी इंक्रीज होगा। क्यों होगा आप समझ जाओ जल्दी से कि क्या होगा, ये क्या करेगा, वर्केबिलिटी को क्या करेगा, वर्केबिलिटी को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। क्यों करेगा वर्केबिलिटी को इंक्रीज, वापस बात को समझना कि जो कंक्रीट के बीच के जो वाइट्स होते हैं, उस वाइट्स में क्या फील होता है, उस वाइट्स में ये जो वाटर होता है वो वाटर इन वाइट्स में फील होता है। ठीक है, तो अगर ये वाटर इन वाइट्स में फील होता है तो अगर आप उसमें एयर इंट्रैप्ट करवा दोगे, अगर उस वाइट्स में अगर आप एयर इंट्रैप्ट करवा दोगे तो अब जो वाटर की अवेलेबिलिटी निकल के आएगी लुब्रिकेशन पर्पज के लिए वो ज़्यादा निकल के आएगी। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप इंट्रैप्ट एयर की क्वांटिटी को बढ़ाओगे तो कंक्रीट की वर्केबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि अब जो लुब्रिकेशन पर्पज के लिए हमको वाटर कंटेंट का चाहिए होगा वो वाटर कंटेंट क्या होगा, ज़्यादा मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर हैं जो क्या करेंगे, आपको सीमेंट की क्या करेगा, कंक्रीट की वर्केबिलिटी को बढ़ा देगा। ठीक है, तो सवाल आपके पास क्या था, ठीक है, पहले एक बार चेक करना क्या, शेप ऑफ द एग्रीगेट हो गया, साइज एग्रीगेट, टेक्सचर हो गया, ग्रेडिंग हो गया, एग्रीगेट सीमेंट रेशियो हो गया, वाटर सीमेंट रेशियो हो गया और एडमिक्सचर हो गया। ठीक है, कैसे चेंज करते हैं चेक कर लें यहाँ पे, शेप ऑफ एग्रीगेट हमने बताया, साइज ऑफ एग्रीगेट, अगला चेक करना क्या, टेक्सचर हो गया, ग्रेडिंग हो गया। ठीक है, 5 हो गया एग्रीगेट सीमेंट रेशियो, 6 हो गया वाटर सीमेंट रेशियो और 7वां क्या हो गया, एडमिक्सचर। एडमिक्सचर में क्या, एयर इंट्रेनिंग एजेंट। ठीक है, अगर इंट्रैप्ट एयर बढ़ाओगे तो क्या होगा, वर्केबिलिटी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ सीमेंट पेस्ट किसके लिए, लुब्रिकेशन पर्पज के लिए क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा आपके पास। तो अब एक बार आप सवाल देख लो, अब आप ये क्वेश्चन देख लो जल्दी से। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप देख सकते हो और आसानी से कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ठीक है, और यही सारे फैक्टर ऑफ वर्केबिलिटी के बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आपके एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर एग्जाम से पूछे गए हैं। ठीक है, और इन बात को आप सिंपली बहुत आसानी से क्या कर सकते हो, आंसर किया जा सकता है। तो इसका मतलब अगर पहला क्वेश्चन देखो, अब है क्या, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आप देख लो क्या है, टाइम ऑफ ट्रांजिट, वाटर सीमेंट रेशियो, ग्रेडिंग ऑफ द एग्रीगेट, स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट एंड एग्रीगेट सीमेंट रेशियो। तो पहले एक बात समझो कि स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट का कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं किसके साथ, वर्केबिलिटी के साथ। तो ये आंसर कट गया, ये हट गया। और टाइम ऑफ ट्रांजिट और स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट का कोई भी डायरेक्ट रिलेशन है ही नहीं किसके साथ, वर्केबिलिटी के साथ। तो ये 2 पॉइंट पहले हट गए, ये 2 पॉइंट क्या हो गया, ये 2 पॉइंट पहले ही हट गया। अब अगला चेक करना, अगला क्या, अगर हम बात करें वाटर सीमेंट रेशियो की, अगर वाटर सीमेंट रेशियो क्या करोगे, अगर W/C रेशियो आपने बढ़ाया, ठीक है, अगर आपने W/C रेशियो बढ़ाया तो क्या हो जाएगा, वर्केबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक, ये बात सही हो गया। ठीक है, अगर आप W/C रेशियो बढ़ाओगे तो वर्केबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट, हमने अभी आपको बताया था, अगर आप ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट बढ़ा दोगे इसका मतलब क्या हो गया कि आप क्या किया, वेल ग्रेडेड एग्रीगेट आप यूज कर रहे हो। ठीक है, ग्रेडिंग बढ़ाए, अगर ग्रेडिंग बढ़ाए इसका मतलब वाइड रेशियो कम निकल के आएगा, और अगर वाइड रेशियो कम निकल गया इसका मतलब क्या होगा, वाटर की अवेलेबिलिटी किसके लिए, लुब्रिकेशन पर्पज के लिए ज्यादा निकल के आएगा। इसका मतलब अगर आप ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट बढ़ाए तो क्या होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, वर्केबिलिटी की। क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, वर्केबिलिटी के। ठीक है, ये बात समझ में आया होगा। ठीक है, अगला चेक करना, अगला क्या, हाँ, एग्रीगेट सीमेंट रेशियो। ठीक है, एग्रीगेट सीमेंट रेशियो, अगर आप एग्रीगेट सीमेंट रेशियो बढ़ा दिए इसका मतलब क्या होगा, कम सीमेंट पेस्ट से अब आपको ज्यादा सरफेस एरिया को क्या कराना, लुब्रिकेट करवाना है। अगर कम सीमेंट से ज्यादा सरफेस एरिया को लुब्रिकेट करवाना है तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा वर्केबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो वर्केबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा। तो क्या होगा, तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो अपना आंसर क्या होगा, आपसे पूछा गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।
आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पूछा जा रहा है, तो आपका आंसर कौन सा होगा, कौन सा हो गया 2 और 3, तो डी पार्ट हो गया, ठीक है। कौन सा आंसर होगा 2 और 3, तो आपके पास आंसर है डी पार्ट, ठीक है। इस बात को सोचो, इस बात को सुनो, ठीक है, कि सारे फैक्टर ये कौन कौन सा 2 सेकंड थर्ड और ये 5th वाला, ये सारे फैक्टर अफेक्ट तो करेंगे, लेकिन एग्रीगेट बाय सीमेंट रेशियो क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। ये सारी बातें यहाँ पे हो गई, ठीक है। अगर ये सारी बातें हो गई, आप थोड़े से और क्वेश्चन का आप आंसर दो, ठीक है। सो थोड़े से और क्वेश्चन का आप आंसर आसानी से दे सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन ये है कि आपसे पूछा जा रहा है वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट फॉर द गिवन वाटर कंटेंट इज गुड इफ द एग्रीगेट आर, ठीक है। आपसे ये बोला जा रहा है कि अगर आपके पास कि क्या फॉर द गिवन वाटर कंटेंट, फॉर द गिवन वाटर कंटेंट का मतलब कि आपने वाटर कंटेंट को क्या रखा है, सेम रखा है, आपने वाटर कंटेंट को क्या रखा है, सेम रखा है, और चेंज क्या कर रहे हो, क्या पता है आपके पास वर्केबिलिटी अच्छा कब निकल के आएगा, जब आप कौन से शेप का एग्रीगेट यूज कर रहे हो। आप किससे सवाल है कि शेप ऑफ एग्रीगेट पे क्वेश्चन है, शेप ऑफ एग्रीगेट पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ऑप्शन क्या है कि एंगुलर एग्रीगेट, फ्लैकी एग्रीगेट, राउंडेड एग्रीगेट एंड इर्रेगुलर एग्रीगेट। तो अब आप बता दो कि अगर आपने बताया था सर क्या अगर स्पेसिफिक सरफेस एरिया कम निकल के आया तो आपको कम सरफेस एरिया को लुब्रिकेट करवाना पड़ा, तो आप वो चेक करो किसमें सरफेस एरिया कम निकल के आएगा, तो राउंडेड शेप का सरफेस एरिया सबसे कम होता है। अगर राउंडेड शेप का सरफेस एरिया सबसे कम, इसका मतलब क्या, वर्केबिलिटी सबसे ज्यादा। सिंपल सा बात है, ऐसे ही करना सवाल को, एग्जाम में क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है, रटना नहीं है, ठीक है। रट के आप जाओगे भूल जाओगे, या थोड़ा सा भी क्वेश्चन चेंज किया करेगा आप गलत कर जाओगे वहां पे। इसलिए हमको क्या करना है, कोई भी चीज रट के नहीं चलना, हम क्या करेंगे, रिलेट करके आंसर निकालेंगे। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं, अगला क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे, फॉर ए कांस्टेंट वाटर सीमेंट रेशियो। वापस आपसे क्या बोला कि W/C रेशियो क्या कांस्टेंट है, आपसे ये बोला जा रहा है कि इस बार वापस से क्या बोला जाए, W/C रेशियो क्या कांस्टेंट है। अगर W/C रेशियो कांस्टेंट है तो डिक्रीज इन द एग्रीगेट सीमेंट रेशियो, सेम कहानी है कि अगर क्या किया एग्रीगेट सीमेंट रेशियो को क्या कर रहे हो आप डिक्रीज कर रहे हो। अगर आप एग्रीगेट सीमेंट रेशियो को डिक्रीज कर रहे हो, इसका मतलब क्या होगा कि एग्रीगेट की अमाउंट को कम कर रहे हो, सीमेंट के अमाउंट को ज्यादा कर रहे हो, तो ज्यादा सीमेंट पेस्ट अवेलेबल होगा कम सरफेस एरिया को लुब्रिकेट करवाने के लिए। इस केस में क्या हो जाएगा, इंक्रीज वर्केबिलिटी क्या हो जाएगी, वर्केबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। इस केस में वर्केबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो पहला आंसर हो जाएगा, ठीक है, वर्केबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो अगला क्वेश्चन चेक करना, अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है, वापिस से किस पे पूछा गया, वर्केबिलिटी पे क्वेश्चन है। द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज इन्फ्लुएंस्ड मोस्ट बाय इट्स, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है, ठीक है, और इसी ऐसे ही क्वेश्चन के लिए हम बोलते हैं आपसे कि सर प्रैक्टिस करो। क्यों, क्योंकि अब देखना चेक करना क्या पूछा जा रहा है कि वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज इन्फ्लुएंस्ड मोस्ट बाय इट्स, ठीक है। ये पूछा जा रहा है कि किससे सबसे ज्यादा वर्केबिलिटी इन्फ्लुएंस होता है, आपसे इस बार सवाल ये। तो सवाल अगर ऑप्शन चेक करोगे तो पहला ऑप्शन आपके पास है वाटर सीमेंट रेशियो, और दूसरा ऑप्शन है आपके पास एग्रीगेट सीमेंट रेशियो, और तीसरा ऑप्शन है आपके पास सीमेंट कंटेंट, और चौथा ऑप्शन है वाटर कंटेंट। तो ये दो ऑप्शन तो पहले हटा दो कि सर सीमेंट कंटेंट और वाटर कंटेंट नहीं, आप ये बोलो कि सीमेंट कंटेंट नहीं वाटर कंटेंट, आप W/C रेशियो या C/W रेशियो बोलो, ठीक है। हमसे आप इंडिविजुअल बात मत करो, आप हमसे बात किसका करोगे, या तो सीमेंट बाई वाटर रेशियो करोगे या तो वाटर बाई सीमेंट रेशियो करोगे। आप इंडिविजुअल की बात नहीं कर सकते इसमें सीमेंट कंटेंट और वाटर कंटेंट में, क्योंकि ये दोनों मिल के क्या बनाते हैं, सीमेंट पेस्ट बनाते हैं। ये दोनों मिल के क्या बनाते हैं, सीमेंट पेस्ट बनाते हैं। तो ये दोनों जरूरी है, तो सीमेंट बाई किसका W, तो ये C और D तो ऐसे नहीं होगा। अब बात करो किसका, वाटर सीमेंट रेशियो और एग्रीगेट सीमेंट रेशियो को। अब देखना वर्केबिलिटी को दोनों इन्फ्लुएंस करते हैं, क्या वर्केबिलिटी को दोनों इन्फ्लुएंस करते हैं, और वाटर सीमेंट रेशियो क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और एग्रीगेट सीमेंट रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अगर हम मोस्ट की बात करें कौन ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है, तो W/C रेशियो ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। क्या करता है, वाटर बाई सीमेंट रेशियो ये ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है किस चीज को, वर्केबिलिटी को। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए पार्ट होगा ना कि बी पार्ट होगा। और ये क्वेश्चन गलत नहीं है, अगर आप ये नहीं कर सकते ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि यहाँ पर सिंपल आपसे पहले से मेंशन किया कि कौन ज्यादा अफेक्ट करता है, तो ज्यादा अफेक्ट कौन करता है, W/C रेशियो, ठीक है। वाटर सीमेंट रेशियो क्या करता है, ज्यादा अफेक्ट करता है किसको, वर्केबिलिटी को, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए, ठीक है, ऐसे ये क्वेश्चन इसीलिए आपके सामने लाया गया कि ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आप बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे देखोगे प्रीवियस ईयर में जिसके ऑप्शन बनाए ही जाते हैं कंफ्यूजिंग, जिसके आंसर आपके जिसके ऑप्शन बहुत कंफ्यूजिंग बनाए जाते हैं, किस लिए, ताकि आप उसको गलत करो, ठीक है, ताकि उसको आपको गलत करो। लेकिन इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि सब प्रैक्टिस जितना प्रैक्टिस आप कर पाओ, जितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको मिलता है करने के लिए, उतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। और दूसरी बात, जितना ज्यादा से ज्यादा आप मॉक दे पा रहे हो, जितना ज्यादा आप प्रीवियस पेपर के साथ साथ नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो, वही क्या करेगा, वही आपको एग्जाम में हेल्प करवाएगा नए क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। तो आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दो, ठीक है। अब टाइम आ गया टेस्ट का, अब टाइम पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि टेस्ट आप कितना ज्यादा टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है। अब देखना अगला सवाल किस पे, द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट कैन बी इंप्रूव्ड बाई, अच्छा ठीक है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि थोड़ा सा देखो चेंज है,
वही कॉन्सेप्ट, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है आसानी से इसका आंसर कर पाओगे। ठीक है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि वर्केबिलिटी कैसे बढ़ेगा। ठीक है, वर्केबिलिटी को हम इंप्रूव कैसे करेंगे। ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन क्या, पहला मोर सैंड, गलत बात है। अगर आपने मोर सैंड यूज किया, अगर आपने सैंड के अमाउंट को ज़्यादा यूज किया, अब आपके पास ज़्यादा सरफेस एरिया को लुब्रिकेट करना पड़ेगा, और ज़्यादा सरफेस एरिया को लुब्रिकेट करना पड़ा, इसका मतलब वर्केबिलिटी कम हो जाएगी वहीं पे। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत हो गया। अगला चेक करना क्या, मोर सीमेंट। ठीक है, बिल्कुल सही बात। अगर आपने सीमेंट की क्वांटिटी को बढ़ाया तो आपके पास सीमेंट पेस्ट जो होगा वो ज़्यादा बनेगा। अगर सीमेंट पेस्ट ज़्यादा बनेगा तो लुब्रिकेशन पर्पज के लिए सीमेंट पेस्ट की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर लुब्रिकेशन पर्पज के लिए सीमेंट पेस्ट की अवेलेबिलिटी बढ़ी तो वर्केबिलिटी हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एक बार और क्वेश्चन चेक कर लेते, और ऑप्शन चेक करें। अगला ऑप्शन क्या है, मोर फाइन एग्रीगेट। अगर हमने क्या किया, फाइन एग्रीगेट अमाउंट, किसी भी एग्रीगेट, चाहे वो फाइन एग्रीगेट हो चाहे वो कोर्स एग्रीगेट हो, अगर एग्रीगेट का क्वांटिटी बढ़ाओगे तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, जिसको आपको लुब्रिकेट करना पड़ेगा। तो क्या होगा, उस केस में वर्केबिलिटी क्या निकल के आएगी, कम निकल के आएगी। ठीक है, अगला ऑप्शन क्या, फाइनेस ऑफ कोर्स एग्रीगेट। अब अगर कोर्स एग्रीगेट का फाइनेस बढ़ा दोगे, वापस सरफेस एरिया बढ़ेगा, सेम स्टोरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर होगा बी पार्ट। ठीक है, तो ये सारी बात अगर आपने कॉन्सेप्ट, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है, आप इस चीज़ को सिंपली सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन चेक करना, अगला क्या, फिर से किस पे, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट मिक्स विथ लो वाटर सीमेंट रेशियो। सिंपल सा बात है, नहीं, हाँ, विथ लो वाटर सीमेंट रेशियो इज डिटरमाइंड बाय। अब देखो थोड़ा सा सवाल क्या है, सवाल थोड़ा सा चेंज है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट मिक्स क्या है, विथ लो वाटर बाय सीमेंट रेशियो इज डिटरमाइंड बाय, किस चीज से डिटरमाइंड करोगे। अब आपके पास क्वेश्चन किसका है, अब आपके पास क्वेश्चन है किस पे, मेजरमेंट ऑफ, किस पे, मेजरमेंट ऑफ वर्केबिलिटी के, वर्केबिलिटी पे। आपके पास कितने टाइप, किस तरीके से आप कितने तरीके से वर्केबिलिटी को मेजर कर सकते हो। चेक करना क्या, ठीक है। अगर हम बात करें, ठीक है, लो वाटर सीमेंट रेशियो, ठीक है। अब दूसरी बात चेक करना, अगर लो वाटर सीमेंट रेशियो क्या है, W/C रेशियो कम है, W/C रेशियो क्या है, अगर आपके पास W/C रेशियो कम है, देखो क्या होगा। तो आपके पास देखो इसमें कौन सा, देखो दो बात, पहली बात तो वर्केबिलिटी का स्ट्रेंथ के साथ कोई रिलेशन, नो रिलेशन। वर्केबिलिटी का स्ट्रेंथ के साथ, वर्केबिलिटी का स्ट्रेंथ के साथ कोई रिलेशन नहीं है। तो ये आंसर ये कट गया। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट और फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ टेस्ट तो ऐसे ही कट गया। अब आपके पास बचता है स्लम टेस्ट एंड कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट। अब अगर मैं आपको बताऊं स्लम टेस्ट में, किसमें, स्लम टेस्ट में, ठीक है। अगर हम बताएं पहला इन स्लम टेस्ट, ये जो स्लम टेस्ट है ये किसके लिए सुटेबल है, सो इट्स सुटेबल किसके लिए, सुटेबल फॉर मीडियम टू हाई वर्केबिलिटी। किसके लिए, और यहीं पे एक और बात लिख दें, एंड नॉट सुटेबल फॉर, किसके लिए, नॉट सुटेबल फॉर वेरी लो और वेरी हाई वर्केबिलिटी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या बोला जा रहा है, आपसे ये बोला जा रहा है कि अगर आप देखो, आपसे क्या बोला जा रहा है, आपसे ये बोला जा रहा है कि जो किसके लिए सुटेबल है, ये कौन सा, ये सुटेबल है स्लम टेस्ट किसके लिए सुटेबल है, ये सुटेबल है मीडियम टू हाई वर्केबिलिटी के लिए। और वेरी लो वर्केबिलिटी और वेरी हाई वर्केबिलिटी के लिए तो बिल्कुल सुटेबल नहीं है। तो आप एक चीज चेक करना कि ये मीडियम टू हाई वर्केबिलिटी के लिए सुटेबल है। और अगर हम बात करें किसका, अगर हम बात करें दूसरा टेस्ट कौन सा आपके पास, दूसरा टेस्ट आपके पास है कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट। ठीक है, दूसरा के कंपैक्शन रुको, नया पेज ऐड करो। ठीक है, नया पेज ऐड करो और दूसरा क्या आप लगाओ, कौन सा है दूसरा आपके पास, कौन सा है, कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट। ठीक है, ये किसके लिए सूटेबल है, चेक करना क्या, मैं बता दूं आपको ये सूटेबल है किसके लिए। सो दिस इज सूटेबल फॉर किसके लिए, ये मीडियम टू लो वर्केबिलिटी, किसके लिए, मीडियम टू लो वर्केबिलिटी। ठीक है, ये मीडियम से लो वर्केबिलिटी के लिए। तो एक बात समझ, देखो अगर मैं बताऊं जल्दी से, ठीक है, आपके पास कितने टाइप होगा, या तो होगा आपके पास, अब क्या होगा, या तो आपके पास कौन कौन सा होगा, या तो आपके पास वेरी लो होगा, ठीक है, या तो आपके पास लो होगा, लो वर्केबल। ठीक है, या आपके पास क्या होगा, इसके बाद मीडियम होगा, मीडियम के बाद हाई होगा, हाई वर्केबिलिटी, और अगला क्या होगा, वेरी हाई वर्केबिलिटी। सूटेबिलिटी आप समझ लो, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बने हैं कि ये जो वर्केबिलिटी है
किस टाइप के वर्केबिलिटी में कौन सा टेस्ट हम यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास मीडियम से हाई वर्केबिलिटी निकल गया, किसके, अगर आपके पास मीडियम से हाई निकल गया है, मीडियम वर्केबिलिटी से हाई वर्केबिलिटी, किसके लिए, मीडियम से हाई वर्केबिलिटी, तो आप क्या करोगे, आप यूज करोगे स्लम टेस्ट, ठीक है, आप यूज करोगे स्लम टेस्ट, ठीक है। और अगर आपके पास मीडियम से लो मिल गया है, क्या मीडियम वर्केबिलिटी से लो वर्केबिलिटी, तो कंपैक्शन फैक्टर कौन सा यूज करोगे, कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट, ठीक है, कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट, ठीक है, राइट। अब चेक करना, अगर आपके पास वेरी लो मिल रहा, ठीक है, अगर आपके पास वेरी लो वर्केबिलिटी है तो कौन सा यूज करोगे, इसके लिए आप यूज करोगे कौन सा, वीबी टेस्ट, ठीक है। और अगर आपके पास वेरी हाई वर्केबिलिटी, क्या वर्केबिलिटी वेरी हाई है, तो इसके लिए कौन सा यूज करोगे, फ्लो टेबल टेस्ट, ठीक है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बना हुआ, तो आप इसको एक बार देख लो कि अगर मीडियम से हाई वर्केबिलिटी है तो आपके पास स्लम टेस्ट है, ठीक है, और अगर मीडियम से लो वर्केबिलिटी है तो आपके पास कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट है, और वेरी लो के लिए वीबी टेस्ट है, और वेरी हाई के लिए फ्लो टेबल टेस्ट है। अगर ये चीज़ आपको पता है, तो आप एक बार क्वेश्चन चेक करना। क्वेश्चन आपके पास क्या था कि वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट मिक्स विथ लो वाटर सीमेंट रेशियो, ठीक है। अगर वाटर सीमेंट रेशियो क्या है, अगर वाटर सीमेंट रेशियो आपके पास कम निकल रहा है, ठीक है, अगर वाटर सीमेंट रेशियो आपके पास कम निकल गया है, इसका मतलब आपके पास कौन सा टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर W/C रेशियो कम, इसका मतलब क्या, अगर W/C रेशियो कम, इसका मतलब आपके पास क्या होगा, इसका मतलब आपके पास जो वर्केबिलिटी होगी वो वर्केबिलिटी लेस निकल जाएगी, ठीक है। हमने क्या बोला था, अगर आपके पास W/C रेशियो कम होगा, इसका मतलब वर्केबिलिटी कम निकल जाएगी। और कम वर्केबिलिटी के लिए कौन सा टेस्ट है, कम वर्केबिलिटी के लिए अभी हमने बताया कौन सा टेस्ट है, कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट है, ठीक है। अगर आप W/C रेशियो कम यूज करोगे, अगर आप वाटर बाय सीमेंट रेशियो कम यूज करोगे तो वर्केबिलिटी कम निकल जाएगी। और अगर वर्केबिलिटी कम निकल जाएगी, हमने अभी आपको क्या बताया, हमने आपको बताया कि अगर कम वर्केबिलिटी है, लो वर्केबिलिटी है तो कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट होगा, अगर लो वर्केबिलिटी है तो कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट होगा, ठीक है। तो आप ये देख लो, यहाँ से आप डायरेक्ट बता सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन चेक करना, अगला क्वेश्चन क्या है, द इंट्रेंड एयर इन कंक्रीट, ठीक है। अगर आप क्या करोगे, अगर आप कंक्रीट में एयर का अमाउंट बढ़ा दिए, अगर आप कंक्रीट में एयर का अमाउंट बढ़ाओगे तो क्या होगा, एयर क्या करेगा, एयर जाके कहाँ पे फिल होगा, एयर जाके वाइट्स रेशियो में वाइट्स में फिल होगा, ठीक है। अगर एयर कंक्रीट के वाइट्स में फिल हुआ तो अब जो वाटर है किसके लिए, लुब्रिकेशन पर्पज के लिए, वो ज्यादा अवेलेबल होगा। अगर लुब्रिकेशन पर्पज के लिए वाटर की अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी तो क्या करेगा, वर्केबिलिटी को बढ़ा देगा, सिंपल बात है, ठीक है। ये सिंपल बात है। ये सारे फैक्टर क्या करेंगे, ये सारे फैक्टर अपने वर्केबिलिटी को जो अफेक्ट करते हैं, अब मैंने आपको दिखा दिया ये सारे फैक्टर वर्केबिलिटी को किस तरीके से अफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन चेक करना, अगला सवाल क्या, ठीक है, अगला क्वेश्चन चेक करना क्या, ठीक है। अच्छा ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। कौन सा स्टेटमेंट सही आपसे ये बताना है, ठीक है। एक बार रीड करते क्या, सो सेग्रीगेशन इज नेसेसरी फॉर द वर्केबल कंक्रीट, ठीक है। सेग्रीगेशन एक निगेटिव बात है, ठीक है। सेग्रीगेशन हम नहीं चाहते हैं, कंक्रीट में हम सेग्रीगेशन कभी नहीं चाहेंगे। और वर्केबिलिटी क्या, वर्केबिलिटी हमको कंक्रीट में तो चाहिए ही, ठीक है। तो सेग्रीगेशन नेसेसरी नहीं है, किसके लिए, कंक्रीट के लिए, वर्केबिलिटी के लिए। इसका मतलब क्या, पहला आंसर गलत हो गया, ठीक है, पहला गलत हो गया। अगला चेक करना क्या है, कंसिस्टेंसी डज नॉट अफेक्ट द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, गलत बात है। कंसिस्टेंसी वर्केबिलिटी को अफेक्ट करता है, कैसे करता है अभी मैं आगे बताऊंगा, बट कंसिस्टेंसी क्या करता है, वर्केबिलिटी को अफेक्ट करेगा, ठीक है। ज्यादा कंसिस्टेंसी ज्यादा वर्केबिलिटी निकल के आएगा, ठीक है। ये हमेशा ट्रू नहीं है, कि कंसिस्टेंसी वर्केबिलिटी को नहीं अफेक्ट करे, लेकिन हाँ कंसिस्टेंसी वर्केबिलिटी को कहीं कहीं पे अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। इसका मतलब ये भी क्या होगा, ये भी गलत हो गया कि कंक्रीट क्या कंसिस्टेंसी क्या है, अफेक्ट नहीं करेगा वर्केबिलिटी को, ये बात गलत है, ठीक है। अगला क्या है, इफ द स्लम्प इंक्रीज वर्केबिलिटी डिक्रीज, ठीक है। अच्छा, स्लम्प की वैल्यू अगर ये बोला जा रहा है कि स्लम्प की वैल्यू अगर इंक्रीज होगा तो वर्केबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। ये बात क्या है, ये बात गलत है कि सही है, सुना। अगर आपसे क्या बोला है स्लम्प, देखो स्लम्प क्या है, स्लम्प ये है कि जब आप स्लम्प टेस्ट करते हो, ठीक है, जब आप स्लम्प टेस्ट कर रहे होते हो, तो आपके पास एक मोल्ड होता है, ठीक है। स्लम्प टेस्ट जब आप कर रहे हो तो आपके पास क्या होता है, आपके पास एक मोल्ड होता है, ठीक है। स्लम्प टेस्ट में आपके पास एक मोल्ड होता है, ठीक है। स्लम्प टेस्ट में आपके पास एक मोल्ड होता है, ठीक है। स्लम्प टेस्ट में आपके पास एक मोल्ड होता है। और जब इस स्लम्प टेस्ट में आप जब कंक्रीट फिल करते हो, ठीक है, आप इसमें क्या करोगे, इसमें कंक्रीट को जब फिल करके कंक्रीट को फिल करते हो, ठीक है। कंक्रीट को आपने क्या किया, कंक्रीट को आपने इसमें फिल किया, और जब आप कंक्रीट को इसमें फिल करके
इस स्लम्प को क्या कर रहे हैं, हम इस स्लम्प को रेज कर देते हैं, इस स्लम्प को लिफ्ट करते हैं। जब इस स्लम्प को आप लिफ्ट करोगे, ठीक है, आप एक बार जब इसमें कंक्रीट फिल कर दिए, ठीक है, जब आप एक बार इसमें कंक्रीट को क्या कर दिए, फिल कर दिए, ठीक है, आप एक बार जब इसमें कंक्रीट को फिल कर दिए, ठीक है, अब कंक्रीट को फिल करने के बाद जब इस मोल्ड को लिफ्ट करोगे, जब इस मोल्ड को क्या करोगे, जब इस मोल्ड को आप लिफ्ट करोगे, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये जो कंक्रीट है, ये कंक्रीट कुछ सब्सिडाइज हो जाएगा। क्या करेगा, ये कंक्रीट जो है कुछ सब्सिडाइज हो जाता है, ठीक है। आप जब एक बार आप इस मोल्ड को लिफ्ट करोगे तो ये कंक्रीट नीचे बैठना शुरू होता है, और ये कंक्रीट जिस अमाउंट से नीचे बैठा, ठीक है, ये कंक्रीट जितना सब्सिडाइज हुआ, ये कंक्रीट जितना क्या हुआ, जितना सब्सिडाइज हुआ, इसको स्लम्प वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। तो समझना स्लम्प वैल्यू होता क्या, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं स्लम्प वैल्यू क्या होता है, तो आप जब स्लम्प टेस्ट करते हो, उस स्लम्प में जो आपके पास मोल्ड होता है, अच्छा मोल्ड की साइज में, मोल्ड की अगर मैं साइज बताऊं कि ये 10 होता है, ये 10 mm, ये 20 mm और ये 30 mm, ठीक है। ये जो हाइट होता है वो 30 mm होता है। हाइट कितना होता है, 30 mm होता है। अच्छा ये भी सवाल पूछ लिया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो स्लम्प हम यूज करते हैं स्लम्प टेस्ट में, उसका टॉप विड्थ, बॉटम विड्थ और हाइट कितना होता है, तो 10, 20, 30 होता है, ठीक है। देखना, अगर जो स्लम्प यूज होता है, जो स्लम्प को जब एक बार आप ऊपर उठाओगे, ठीक है, स्लम्प को जब हम ऊपर रेज करते हैं, ऊपर लिफ्ट करते हैं, उसके बाद जो कंक्रीट में जो कंक्रीट सब्सिडाइज होता है, वो कितने अमाउंट से सब्सिडाइज होता है, उसी को हम बोलते हैं स्लम्प वैल्यू, ठीक है। अब एक बात बताओ कि अगर आप क्या करोगे, अगर आप अब इफ द स्लम्प इंक्रीज देन वर्केबिलिटी डिक्रीज, गलत बात है। अगर स्लम्प की वैल्यू ज्यादा निकल के आया, इसका मतलब वर्केबिलिटी ज्यादा होगी। देखो अगर स्लम्प की वैल्यू ज्यादा निकल के आया तो क्या होगा, वर्केबिलिटी ज्यादा होगा, तो क्या हो जाएगा, ये भी बात गलत हो गया। तो आपका आंसर कौन सा है, आपका आंसर डी पार्टनर आप दीजिए, ठीक है। बोला ये जा रहा है कि अगर स्लम्प इंक्रीज होगा तो वर्केबिलिटी क्या होगा, वर्केबिलिटी इंक्रीज होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इसका मतलब क्या होगा, डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन किस में पूछे गए, आपके एसएससी जेईई एग्जाम्स में सारे क्वेश्चन एसएससी जेईई एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। और इन सारे क्वेश्चन को आप लॉजिक के थ्रू लगा सकते हो। मैक्स देखो, कम से कम चीजों को आपको रटो, ठीक है, कम से कम चीजें आपको रटनी है, ज्यादा से ज्यादा चीजें क्या करें, आपको समझ के लगानी, ताकि अब जैसे मैंने आपको बताया कि अभी एग्जाम में क्या हो गया, अब एग्जाम में क्या हो गया, जो निगेटिव मार्किंग है, अब जो एग्जाम में निगेटिव मार्किंग वो कितना हो गया, -3 से -1/4 से कितना हो गया, ये कितना हो गया, -1/3 हो गया, ठीक है। अब कितना हो गया, -1/4 से कितना हो गया, -1/3 हो गया। इसका मतलब अब आप एग्जाम में गलत क्वेश्चन, ठीक है, या तुक्का मारने का रिस्क नहीं ले सकते हो। अब आप तुक्का मारने का रिस्क नहीं ले सकते हो, इसलिए अब आपको रटना नहीं है, क्योंकि रटी हुई चीज एग्जाम में क्या होता है, भूल जाता है, आप वहीं पे कंफ्यूज करते हो। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप सिंपली एग्जाम में आसानी से आंसर क्या करोगे, आसानी से आंसर आप निकाल ले जाओगे, ठीक है। इसलिए मैं आपसे वापस बता रहा हूँ कि अब निगेटिव मार्किंग क्या हो गया, 1/3 हो गया। अगर निगेटिव मार्किंग 1/3 हो गया, 1/4 नहीं रहा, इसका मतलब अब आप गलत नहीं कर सकते हो, अब आप तुक्का नहीं यूज कर सकते हो। इसलिए आप चीज़ों को समझ के चलोगे, गलती होने का चांसेस बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। अब आपको गलती नहीं करनी है, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन देखो, क्या द कंक्रीट हैविंग स्लम्प वैल्यू कितना 6.5 सेंटीमीटर इज सेड टू बी। अच्छा ठीक है, सवाल ये पूछा जा रहा है कि अगर आपके पास जो स्लम्प की वैल्यू, अभी हमने आपको ये बताया कि अगर स्लम्प की वैल्यू ज्यादा, इसका मतलब वर्केबिलिटी ज्यादा, लेकिन नहीं, अब आपसे ये बोला जा रहा है कि अगर स्लम्प की वैल्यू 6.5 सेंटीमीटर, कितना 6.5 सेंटीमीटर है, तो आप ये बता दो ये जो कंक्रीट होगा ये ड्राई होगा या अर्थ मॉइस्ट होगा या सेमी प्लास्टिक होगा या प्लास्टिक होगा, ठीक है। ये सारी चीजें क्या, कंक्रीट की कंसिस्टेंसी मेंशन है, ठीक है। सारे ऑप्शन, ये ऑप्शन क्या, कंक्रीट की कंसिस्टेंसी मेंशन किया गया। अब क्या बोला जा रहा है, स्लम्प वैल्यू। आपके पास एक ही टेबल है, ठीक है, आपके पास ये एक टेबल है। अगर ये एक टेबल या आपने अगर इस एक टेबल को रट लिया, ठीक है, अगर आप इस एक टेबल को रट लिए तो कम से कम बीएमसी में, एसएससी जेईई में, अगर मैं केवल एसएससी जेईई की बात करूं तो अभी तक इस टेबल से कम 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन। तो इसमें हर एक डेटा अपने आप में क्या है, एक नया क्वेश्चन है, ठीक है। हर एक डेटा अपने आप में एक क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आपसे बता दे रहा हूं कि इसमें क्या है कि हर एक डेटा आपसे एक नया क्वेश्चन है। तो इस तरीके से पढ़ाई करनी है, कि एक ही क्वेश्चन अगर हम करें उसके साथ क्या हो, सारे डेटा, सारे चीजें उससे रिलेटेड जितने भी नए क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे वहीं के वहीं क्या होने चाहिए, कवर होने चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आपको देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन कम लगाओ चलेगा, लेकिन उससे रिलेटेड अगर आप सारी चीजें पढ़ लेते हो वहीं पे तो क्या है, आपका काम हो जाएगा। इसीलिए हमने जो टेस्ट सीरीज भी बनाया है, उस टेस्ट सीरीज का जो सोल्यूशन है, ठीक है, आप उसका अगर एक्सप्लेनेशन चेक करोगे ना, तो उस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन के साथ साथ हमने एक काम किया, उसमें सारे की पॉइंट्स, उस क्वेश्चन से रिलेटेड कितने नए क्वेश्चन बन सकते हैं या
उस क्वेश्चन से रिलेटेड कितने नए इंफॉर्मेशन हो सकते हैं वो सारे वहां पे मेंशन है, ठीक है। अगर आपसे नए क्वेश्चन बनने होंगे, आप एक बार टेस्ट सीरीज देखो, अगर देखोगे ना, अगर आप यहाँ पे प्रैक्टिस मॉक की टेस्ट सीरीज देखोगे, ठीक है, ये सारी ये आपके पास क्या, ये आपके पास प्रैक्टिस मॉक की टेस्ट सीरीज है। यहाँ पे जितने भी टेस्ट हर एक टेस्ट में जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चन है, उन सारे क्वेश्चन के साथ क्या उसके एक्सप्लेनेशन के साथ साथ हमने क्या किया, की पॉइंट्स ऐड किए। और उस की पॉइंट का बेनिफिट यही है कि जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि इस एक टेबल से कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन कवर होते हैं सच से प्रीवियस ईयर से, उसी तरीके से हर उस की पॉइंट्स आप देखोगे ना, कम से कम नहीं करते एक क्वेश्चन में आप कम से कम 3 से 4 नए क्वेश्चन बन रहे होते हैं। वो सारे 3 से 4 नए क्वेश्चन उस की पॉइंट में मेंशन होते हैं। तो आप एक काम कर सकते हो, अब टाइम आ गया प्रैक्टिस करने का। अब आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। अब आप पढ़ाई कम करो, लेकिन प्रैक्टिस क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपके पास SSC JEE, ठीक है, आपके पास SSC JEE की टेस्ट सीरीज है, ठीक है, आप इसको परचेज कर लो, ठीक है। अच्छा, परचेज भी नहीं करते, सबसे पहले काम कर लो कि आप यहाँ पे एक फ्री मॉक टेस्ट है और एक प्रीवियस ईयर पेपर टेस्ट है। इस पेपर को एक बार खोल के चेक तो करो। इस पेपर में जो क्वेश्चंस है ना, उनके जो एक्सप्लेनेशन आप उसको एक बार देखो, ठीक है। आप उसको एक बार देखोगे, उसके बाद खुद ब खुद आप क्या करो, खुद ब खुद आप इसको परचेज ही कर लोगे, ठीक है। ऐसे मॉक्स यहाँ पे आपको दिखेंगे, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको दिखेंगे। तो आप जितना जल्दी हो सके आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, ठीक है, प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। और रैंडम प्रैक्टिस नहीं करना है, रैंडम प्रैक्टिस नहीं करना है। आपको कहीं से भी क्वेश्चन मिल गया, आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप रैंडम प्रैक्टिस करो। अब आपको लिए क्या करना पड़ेगा, अब आपको एकदम वेल डिजाइन, इसीलिए हमने क्या किया, इसीलिए आपके लिए एकदम बिल्कुल वेल डिजाइन जैसा पैटर्न है SSC JEE का, सेम पैटर्न पे ये पेपर हमने बनाया आपके लिए। आप एक बार उसको चेक कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैंने आपसे बताया था क्या यहाँ पे क्या, आप यहाँ पे देखोगे क्या कि अगर हम बात करें स्लम की वैल्यू, अगर स्लम की वैल्यू 0 है, ठीक है, स्लम की वैल्यू 0 है, डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी क्या होगा, एक्सट्रीमली लो, ठीक है। अगर स्लम की वैल्यू 0 है तो डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी एक्सट्रीमली लो। अगर स्लम की वैल्यू 0 से लेकर 25 mm तक है, कितना, 0 से लेकर 25 mm तक वेरी लो, ठीक है। अगर 25 से 50 mm के बीच में स्लम की वैल्यू निकल के आती है तो वर्केबिलिटी क्या हो जाएगा, वर्केबिलिटी लो वर्केबिलिटी हो जाएगा, लो वर्केबल सीमेंट होगा। उसके बाद क्या आपके पास 50 से 100 है, फिर 100 से 175 है। इसका मतलब ये हो गया कि 0 से 25 के लिए वेरी लो और 25 से 50 के लिए लो, और क्या 50 से 100 के लिए मीडियम, एंड 100 से लेकर 175 तक के लिए क्या हो जाएगा, हाई वर्केबल सीमेंट हो जाएगा। तो ये सारा टेबल मेंशन है। अच्छा, स्लम के साथ साथ इसके डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी मेंशन और यहाँ पे कंसिस्टेंसी मेंशन है, ठीक है। इसका मतलब क्या, अगर स्लम की वैल्यू 0 तो जो कंसिस्टेंसी है उसको कैसे रिपोर्ट करते हैं, मॉइस्ट अर्थ, क्या, मॉइस्ट अर्थ, ठीक है। अगर स्लम की वैल्यू 0 से 25 के आसपास निकल के आता है तो जो निकल के आएगा क्या, जो कंसिस्टेंसी निकल के आएगा वो क्या निकल गया, वेरी ड्राई, ठीक है, क्या, वेरी ड्राई, ठीक है। अगर स्लम की वैल्यू 25 से 50 है तो ड्राई, अब फिर 50 से 100 पे प्लास्टिक और 100 से 175 पे सेमी फ्लूइड, ठीक है। तो ये सारा टेबल मेंशन है। बाकी क्या, ये CF की वैल्यू मेंशन है, VB डिग्री भी मेंशन है, ठीक है। ये सारे टेबल अगर आप ध्यान रख लोगे, इससे कम से कम कितना 15 सवाल, कम से मिनिमम 15 क्वेश्चन आपसे प्रीवियस में पूछे गए। आप एक बार क्वेश्चन तो चेक करो कि क्या द कंपैक्शन फैक्टर कितना, सॉरी पिछला क्वेश्चन चेक करना, पिछला क्वेश्चन रह गया आपके पास, द कंक्रीट हैविंग स्लम्प वैल्यू कितना 6.5, ठीक है। अगर स्लम्प वैल्यू 6.5, इसका मतलब क्या, आप बोल सकते हो कितना 65 mm, 65 mm मतलब कितना हो गया, किसके बीच में आ गया, 50 से लेकर 75 के बीच में गया, 50 से लेकर 75 mm के बीच में आ गया। ये कहाँ लाएगा गया, 50 से लेकर 75 mm। अगर 50 से 75 mm है तो कौन सा होगा, लो, क्या होगा, लो वर्केबिलिटी। और लो वर्केबिलिटी केस में क्या हो जाएगा, जो कंसिस्टेंसी हो जाएगा, कौन सा कंसिस्टेंसी होगा, ड्राई कंसिस्टेंसी, ठीक है। हमने अभी आपको बताया था कि स्लम्प वैल्यू पे, कंपैक्शन फैक्टर वैल्यू पे और VB वैल्यू पे, ठीक है, इन सारे वैल्यू पे आप डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी भी बता दो और कंसिस्टेंसी भी बता दो। वो सारी बातें आपके इस टेबल में मेंशन है। ये सारी बातें आपके इस टेबल में क्या, इस टेबल में मेंशन है, ठीक है। क्या है टेबल, क्या है टेबल, ये है कि अगर स्लम्प वैल्यू आपके पास कितना निकल गया था, 0 से कितना था, 65 mm था। 65 mm मतलब कितना हो गया, 50 से सॉरी कितना था, 65 mm था। एक बार चेक करना वापस, कितना है, 65 mm, ठीक है। अगर कितना 65 mm है, 65 mm के केस में कितना जाएगा, 65 mm मतलब 50 से 100 के बीच में। अब 50 से 100 के बीच में आया तो क्या हो जाएगा, ये प्लास्टिक हो जाएगा। कंसिस्टेंसी क्या होगा, प्लास्टिक कंसिस्टेंसी, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा क्या, प्लास्टिक कंसिस्टेंसी, ठीक है। 50 से 100 mm, ठीक है। ये कितना, ये 50 से 75 नहीं, आप 100 तक भी जाओगे तो क्या मिलेगा आपको, 100 तक के लिए भी आपको क्या वैल्यू निकल के आएगी, प्लास्टिक, ठीक है। 50 से 100 mm, ठीक है। तो अगर आपके पास स्लम्प की वैल्यू 6.5 सेंटीमीटर मतलब दैट मीन्स 75 mm है तो क्या मिल के आएगा, कंसिस्टेंसी जो होगी प्लास्टिक कंसिस्टेंसी होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन चेक करना, अगला क्वेश्चन क्या, अब आपसे क्वेश्चन कंपैक्शन फैक्टर, सेम टेबल कंपैक्शन फैक्टर क्या है, कंपैक्शन फैक्टर 0.95 गिवन है, कितना गिवन है, 0.95, ठीक है। 0.95 कंपैक्शन फैक्टर गिवन है। आपसे वर्केबिलिटी पूछा जा रहा है इस बार आपसे वर्केबिलिटी पूछा जा रहा है। वापस से टेबल देख लो, ठीक है। आप इस टेबल को एकदम ध्यान रख लो,
इस टेबल वापस से वर्केबिलिटी कितना 0.95, ठीक है। अगर आपसे वर्केबिलिटी 0.95 से किसके बीच में 0.95 से 1 के बीच में, तो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा हाई वर्केबल सीमेंट, ठीक है, हाई वर्केबल कंक्रीट हो जाएगा। तो 0. अगर कंपैक्शन फैक्टर 0.95 है तो क्या हो जाएगा, कौन सा वर्केबिलिटी, हाई वर्केबिलिटी हो जाएगी, हाई वर्केबिलिटी हो जाएगी। और कंसिस्टेंसी अगर पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा, सेमी फ्लूइड हो जाएगा। अच्छा एक और बात आप ये भी ध्यान रखना ना कि अगर स्लम्प वैल्यू 0 है, अगर स्लम्प वैल्यू 0 है, इसके लिए कंपैक्शन फैक्टर कितना होगा। अगर स्लम्प वैल्यू 0 से 25 है, इसमें भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अभी तक आपसे ये क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि एक तो स्लम्प वैल्यू दे देगा आपको, और एक क्या देगा, एक कंपैक्शन फैक्टर देगा और वीबी वैल्यू देगा, ठीक है, वीबी डिग्री देगा। इसके बेसिस पे आपसे पूछवा लेगा कि डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी क्या है और कंक्रीट की कंसिस्टेंसी क्या है, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि अगर स्लम्प वैल्यू बता दे 0 से 25 है, तो उसके करस्पॉन्डिंग कंपैक्शन फैक्टर की वैल्यू कितनी निकल के आनी चाहिए, या उसके करस्पॉन्डिंग वीबी डिग्री की वैल्यू कितनी निकल के आनी चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चन आपको इस टेबल से बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन चेक करना क्या है, अगला क्वेश्चन जल्दी चेक करना। तो अगर कंपैक्शन फैक्टर 0.95 है तो जो वर्केबिलिटी निकल के आएगी, डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी कितना हो जाएगा, हाई हो जाएगा, ठीक है, हाई वर्केबल कंक्रीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जल्दी चेक करना क्या। सो द वैल्यू ऑफ वीवी टाइम फॉर द लो वर्केबिलिटी, क्या है, कौन सी वर्केबिलिटी, लो वर्केबिलिटी है। आपसे ये बोला जा रहा है कि अगर लो वर्केबल कंक्रीट है, ठीक है, उसके लिए वीबी वैल्यू कितना होगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। वापिस से चेक करो, लो वर्केबल के लिए कितना है, देखो वापिस से टेबल चेक करना, ठीक है, ये टेबल वापिस से चेक करना कि आपके पास लो वर्केबल के लिए कौन सा, लो वर्केबल के लिए जो वीबी की वैल्यू कितना है, वीबी की वैल्यू कितना 0 से 12 है, 6 से लेके 12 है, ठीक है। वीबी डिग्री की वैल्यू कितना है, सेकंड में देखना ये चीज़, ये किसमें, ठीक है, जो वीबी टेस्ट हम करते हैं उसमें जो रिजल्ट रिपोर्ट करते हैं वो किसके टाइम में करते हैं, वो रिजल्ट रिपोर्ट करते हैं सेकंड के टाइम में, ठीक है, टाइम के टाइम में वो रिजल्ट को हम क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर आपके पास लो वर्केबल कंक्रीट है, लो वर्केबल कंक्रीट है, उसके लिए वीबी की वैल्यू कितना निकल के आनी चाहिए, 6 से लेके 12 के बीच में निकल के आनी चाहिए। तो आपका देख लो 6 से 12 के इस ऑप्शन में, 6 से 12 इस ऑप्शन में देखो ना, ये 6 से 12 तो नहीं, लेकिन 5 से 10, ठीक है। तो इसके आसपास आंसर क्या हो जाएगा, 5 से 10 सेकंड, ठीक है। 6 से लेके 12 सेकंड आनी चाहिए थी, ठीक है, 6 से 12 है टेबल में, बट आपके पास 6 से 12 नहीं, तो आप उसके आसपास का रिजल्ट चेक करो कितना है, 5 से 10 सेकंड निकल आना चाहिए, किसके लिए, लो वर्केबल के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन चेक करना क्या, कि सारे क्वेश्चन आपको हुबहू कहाँ से मिल जाएंगे, डायरेक्टली आपको कहाँ से मिल जाएंगे, टेबल से मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन जल्दी चेक करना क्या। सो व्हाइल कंपैक्टिंग द कंक्रीट बाय द मैकेनिकल वाइब्रेटर, ठीक है, किससे कंपैक्शन कर रहा है, मैकेनिकल वाइब्रेटर से, ठीक है। आपसे पास क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि अगर हम जो कंपैक्शन कर रहे हैं कंक्रीट की, वो कंपैक्शन किससे कर रहे हैं, मैकेनिकल वाइब्रेटर से कर रहे हैं। अगर मैकेनिकल वाइब्रेटर से कंपैक्शन करो तो स्लम की वैल्यू किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप समझना, अगर आप मैकेनिकल वाइब्रेटर से अगर आप मैकेनिकल वाइब्रेटर से कंपैक्शन कर रहे हो, तो जो स्लम की वैल्यू निकल करनी चाहिए कितना निकल करनी चाहिए, ये जो स्लम की वैल्यू निकल करनी चाहिए ना, 10 से लेके 50 के बीच निकल करनी चाहिए। रट लो इस चीज को, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ कि अगर आप कंपैक्शन कर रहे हो किससे, मैकेनिकल वाइब्रेटर से, तो उस टाइम जो स्लम की वैल्यू निकल आनी चाहिए, वो कितना निकल आनी चाहिए, 10 से 50 के बीच में निकल आनी चाहिए। अगला सवाल ये बन सकता है, सर 10 से 50, तो आप बता दो डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी कितना। अगर मैकेनिकल वाइब्रेटर कितने डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी का हम यूज करते हैं ये बता दो, या आपसे ये पूछ ले कंसिस्टेंसी बता दो, क्या बता दो, कंसिस्टेंसी बता दो। वापिस ये टेबल फॉलो करो, आपसे क्या पूछा गया, 10 से 50, और 10 से 50 किस रेंज में आएगा, 10 से 50 आएगा किसमें, 25 से 50 के बीच में, ठीक है, 25 से 50 के बीच में, मतलब 50 के आसपास, क्या मतलब 50 के आसपास क्या होना चाहिए, उसकी स्लम्प वैल्यू निकल के आनी चाहिए। अब 50 के आसपास अगर स्लम्प वैल्यू निकल के आ रही है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो सीमेंट की वर्केबिलिटी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, लो वर्केबल होना चाहिए, और अगर कंसिस्टेंसी पूछे तो ड्राई होनी चाहिए, ठीक है, कंसिस्टेंसी पूछे तो क्या होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए। अब ये सवाल किसका था, अभी तो आपसे ये पूछा गया कि मैकेनिकल वाइब्रेटर कब यूज करते हैं, उसमें स्लम्प वैल्यू पूछ लेता है। अगली बार सवाल ये पूछेगा कि मैकेनिकल वाइब्रेटर यूज कर रहे हैं, उसमें कंपैक्शन फैक्टर की वैल्यू कितना होनी चाहिए, 0.8 से लेकर 0.85, ठीक है। तो ये कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए कि किस स्लम्प वैल्यू के करस्पॉन्डिंग उसका कंपैक्शन फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है और उसका वीबी वैल्यू कितना होता है। और हर का आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी क्या होनी चाहिए और कंसिस्टेंसी क्या होनी चाहिए। तो अगर आपसे मैकेनिकल वाइब्रेटर यूज करवा रहा है तो उसमें जो स्लम्प की वैल्यू होनी चाहिए वो 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक, 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सवाल देख लो क्या है, 50 मतलब कितना हो गया, स्लम्प वैल्यू कितना होना चाहिए, स्लम्प वैल्यू होना चाहिए कितना, ठीक है, स्लम्प वैल्यू कितना होना चाहिए, स्लम्प वैल्यू होना चाहिए था 10 से 50 mm, और ये क्या होना चाहिए, लोअर केबल, ये क्या होना चाहिए, लोअर केबल, और ये कंसिस्टेंसी क्या होना चाहिए, ड्राई।
वाइब्रेटर रहेगा। ये सारी बात ध्यान रखो, 3 बातें यहाँ से निकल के आती है मैकेनिकल वाइब्रेटर में। तो आंसर क्या हो जाएगा कि कितना 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन चेक करना जल्दी इसके। अगला क्वेश्चन चेक करो क्या, कंक्रीट इज अनसूटेबल फॉर कंपैक्शन बाय वाइब्रेटर। वापिस सेम बात क्या पूछा जाएगा कि आपसे क्या पूछा, कंपैक्शन किससे करवा रहे हो, वाइब्रेटर से करवा रहे हैं। अगर वाइब्रेटर से कंपैक्शन करवा रहे हो तो कंक्रीट की जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए, ड्राई होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ड्राई होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन चेक करो, खत्म। लो वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट कन्फर्म्स टू द स्लम्प वैल्यू। सिंपल सा बात है, वापस लो वर्केबिलिटी किस तरह, अच्छा ठीक है। लो वर्केबिलिटी के लिए हमने आपको एक रेंज बताया था कितना, 25 से 50। अभी हमने टेबल में लो वर्केबिलिटी का जो रेंज बताया था वो 25 से 50 बताया था, लेकिन ये जो रेंज है ये बढ़ के 25 से 75 तक भी जाती है। क्या जाती है, ये जो रेंज है वो 25 से 75 जाती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये पार्ट हो जाएगा। इवन अगर हम बात करें इस टेबल की, ये जो टेबल है ये क्या है, IS 456 में ये टेबल है, ठीक है। IS 456 कंक्रीट का, ठीक है। इसमें अगर हम बात बोले कि अगर इसमें जो बोला डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी के करस्पॉन्डिंग जो स्लम्प की वैल्यू दिया गया है, तो अगर लो किसके लिए, लो डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी के लिए जो स्लम्प की वैल्यू कितना, वो स्लम्प की वैल्यू कितना 25 से लेकर 50, ठीक है। लो के करस्पॉन्डिंग कितना 25 से लेकर 50 तक है। अच्छा 50 से 100 और मीडियम के लिए 50 से 100 अलग है, 75 से 100 मतलब मीडियम जो है 50 से 100 के बीच में भी मीडियम आ सकता है, और 75 से लेकर 100 के बीच में भी आ सकता है। अच्छा ये किस बात पर डिपेंड करेगा कि स्लम्प वैल्यू और डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी, ये इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि आपका प्लेसिंग कंडीशन क्या, आप कंक्रीट को कहाँ पे प्लेस कर रहे हो, उस बात पर भी डिपेंड करेगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान देना कि अगर लो वर्केबल सीमेंट है उसके लिए स्लम्प की वैल्यू 25 से 50 या 25 से 75 तक निकल के आती है, ठीक है। 25 से 75 तक निकल के आती है। तो इसका आंसर क्या था, अभी आपके पास क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये था कि लो वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट कन्फर्म्स टू द स्लम्प वैल्यू 25 से लेकर 75 हो जाएगा, ना कि 50 से लेकर 100 नहीं होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन चेक करना, अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करना, द टॉप डायमीटर, बॉटम डायमीटर एंड हाइट ऑफ द स्लम्प कितना होगा, हाइट ऑफ द स्लम्प ऑफ द मोल्ड कितना होना चाहिए। हमने आपको बताया सिंपल याद होगा 10 20 30 खत्म, 10 20 30। क्या टॉप डायमीटर कितना हो जाए 10 सेंटीमीटर, टॉप डायमीटर कितना 10 टॉप डायमीटर 10 सेंटीमीटर एंड बॉटम डायमीटर 20 सेंटीमीटर। और क्या हो गया, हाइट ऑफ द स्लम्प मोल्ड कितना होना चाहिए, हाइट कितना, हाइट होना चाहिए कितना 30 mm, ठीक है। तो चेक कर लो, ऑप्शन चेक करो कितना है, ऑप्शन का क्या 10 20, ठीक है। ऑर्डर चेक करना, पहले टॉप डायमीटर है, देन आपके पास बॉटम डायमीटर, फिर हाइट है। 10 20 30 में टॉप डायमीटर कितना 10 और बॉटम डायमीटर कितना 20 और लास्ट में क्या हाइट कितना 30 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके स्लम्प पे, ठीक है। ये क्वेश्चन किस पे, स्लम्प टेस्ट पे, ठीक है। अब हम बाकी, ठीक है, ये क्वेश्चन स्लम्प टेस्ट पे, बाकी यहाँ पे स्लम्प टेस्ट मेंशन है आपको, आप ये स्लम्प टेस्ट देख सकते हो क्या है, इसका परफॉर्मेंस पता क्या देख सकते हो, कैसे परफॉर्म करते हैं, स्लम्प टेस्ट क्या है, ठीक है। परफॉर्म कैसे करते हैं चीज़ें मेंशन है, ये सारी बात यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। बाकी ये देख लो ट्रू स्लम्प है, ठीक है। CS स्लम्प है, कोलैप्स स्लम्प है, और ये क्या है जीरो स्लम्प है। मतलब क्या कि ये जो स्लम्प का शेप है, ये शेप किसको मेंशन करता है, ये मेंशन करता है किसको, ये मेंशन करता है कंसिस्टेंसी को। कौन ज़्यादा कंसिस्टेंसी, किसकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा, किसकी कंसिस्टेंसी कम है, ठीक है। ये सारी बात है क्या मेंशन करेगा, ट्रू स्लम्प है, ये CS स्लम्प है, ये कोलैप्स स्लम्प है, ये जीरो स्लम्प है, ठीक है। बाकी चेक करना क्या, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो आज के लिए तो इतना ही रखते हैं, बाकी हम क्या करेंगे, बाकी कल के क्वेश्चन हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। कुछ 2-3 क्वेश्चन रह गए, ठीक है। कुछ 2 से 3 क्वेश्चन आपके रह गए, ठीक है। कुछ 2 से 3 क्वेश्चन आपके रह गए। तो एक बार मैं सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले नेक्स्ट क्लास में हम स्लम्प टेस्ट को डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, स्लम्प टेस्ट को डिस्कस करेंगे। अब क्या करेंगे, जो क्वेश्चन होंगे आपके इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो किस पे बेस्ड है, वो बेस्ड है स्लम्प टेस्ट पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले स्लम्प टेस्ट को डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन करेंगे, फिर कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट, ठीक है। इसका मतलब अब हम क्या कर लेंगे, जितने भी मेजरमेंट है वर्केबिलिटी के, जितने भी टाइप ऑफ मेजरमेंट है, हम उन सारे के क्वेश्चन अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो नेक्स्ट क्लास में अपने क्वेश्चन आने वाले, किस में आने वाले, मेजरमेंट ऑफ वर्केबिलिटी पे, ठीक है। बाकी ये लास्ट स्लाइड आप देख लो, लास्ट स्लाइड मैंने आपको बता ही दिया कि आप क्या करो। अब आपका टाइम आ गया किसका, प्रैक्टिस का। जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतना ज्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है। उसके लिए आप प्रैक्टिस मॉक ने आपको एकदम हूबहू जैसा टेस्ट से आपको जैसा एग्जाम में पेपर देखने को मिलेगा वैसे ही पेपर यहाँ पे डिजाइन किए गए और साथ में की पॉइंट्स नोट कर दिए गए। अब जाओ टेस्ट दो और अपने प्रैक्टिस को और ज्यादा इनहेंस करो। थैंक यू एवरीवन।